कब तक कर दोगे सर? वो आप जब स्कूल्स ओपन हो जाएंगे ना, वो जो पेपर से आपकी कॉपीज जो है वो संभाल के रखना, ठीक है? जब स्कूल्स ओपन हो जाएंगे तो आपसे मंगाई जाएगी, वो सबमिट होगी यहाँ पे, फाइनल डेटा वगैरह कलेक्ट होगा। तो जब 30 के बाद में ओपन अगर होंगे स्कूल्स ओपन स्कूल्स? होती है तो कॉपीज लेकर के आ जाइएगा। तो उसी टाइम पे आपकी चेक भी हो जाएगी। अगर हो सका उससे पहले, पीटीएम है जैसे मान लीजिए अगर, तो फिर उससे पहले हो जाएगी। अगर पीटीएम नहीं रहती, रिजल्ट डिक्लेरेशन हमारा एग्जाम स्कूल खुलने के बाद होता है अगर मान लीजिए, तो उसके बाद करेंगे ना, जैसा भी होगा सिचुएशन वैसा कर लेंगे। बट वो कॉपी संभाल के एक रखना फरवरी जो को खुल आपकी रही है नहीं कॉपी। फिर? हाँ। 1 फरवरी को खुल रही है क्या? हाँ, अगर ओपन हो जाती है, गवर्नमेंट की आ जाती है गाइडलाइन की भैया स्कूल वगैरह में स्टूडेंट्स जा सकते हैं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर वो कॉपीज लेकर के आ जाना पड़े ना। ठीक है, संभाल के रखना उनको। ओके सर। चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल, है ना? थर्मल एक्सपेंशन के बाद हम स्टार्ट करेंगे आज से स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट, चेंज ऑफ स्टेट, और ये सारे टॉपिक्स जो है वो आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं एस से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि किसी सब्सटेंस का, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का पर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने के लिए पर यूनिट मास का कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कोफिशिएंट। स्पेसिफिक हीट कोफिशिएंट क्या होता है? मतलब ये होता है, मान लीजिए कि आपका 10 ग्राम, 10 ग्राम आपके पास क्या है? सैंड है। 10 ग्राम आपके पास सैंड है, कोई रेत है, मिट्टी है, 10 ग्राम। ठीक है, इसका टेम्परेचर मान लीजिए अभी आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका टेम्परेचर 35 डिग्री से 36 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए, पर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है पर यूनिट मास का, दैट हीट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कोफिशिएंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा एस स्पेसिफिक हीट कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू heat required to rise unit degree centigrade of temperature of unit mass is defined as specific heat coefficient। तो यहाँ पे Q जो है उसकी यूनिट क्या होगी? जूल। मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम इनवर्स। और टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी हमारी? केल्विन इनवर्स। तो ये हो गई हमारी यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हो गई यूनिट, और ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद है, अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद है, तो आप फॉर्मूला से डेफिनेशन बना सकते हो। फॉर्मूला से क्या बना सकते हो? डेफिनेशन बना सकते हो। और अगर मान लीजिए आपको डेफिनेशन याद है, अगर मान लीजिए आपको डेफिनेशन याद है, तो आप डेफिनेशन से फॉर्मूला बना सकते हो। वाइस वर्सा है। अगर एक चीज कोई भी याद होनी चाहिए, एक चीज कोई भी याद होनी चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से आप डेफिनेशन बना सकते हो। अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप डेफिनेशन से फॉर्मूला बना सकते हो। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो ये होती है हमारी डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट रिक्वायर्ड टू राइज यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या कोफिशिएंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसी का एक और पार्ट होता है, वो होता है हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जैसे मान लीजिए मास की अगर हम बात करें, जैसे किलोग्राम में ले रहे हैं या ग्राम में ले रहे हैं, तो वो तो हम किसका ले रहे हैं? सॉलिड सब्सटेंस का ले रहे हैं। सॉलिड सब्सटेंस का ले रहे हैं। अगर मान लीजिए सॉलिड की जगह कोई, अगर हमारा गैसियस है, कोई गैसियस फॉर्म में है, कोई गैस है, तो गैस का तो हम ग्राम में लेंगे नहीं, किलोग्राम में भी नहीं लेंगे। तो वहां पे हम किस में लेते हैं क्वांटिटी? किसी भी गैस की क्वांटिटी हम किस में लेते हैं? गैस की क्वांटिटी किस में लेते हैं? गैस की क्वांटिटी को किस में मेजर करते हैं? बताइए। लिटरे या तो लीटर में, या फिर मोल। मोल सुना है? मोल। 1 मोल ऑफ यस गैस, सर। 5 मोल ऑफ गैस। यस सर। तो गैस को हम किस में लेते हैं? मोल में लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे हमारी दूसरी स्पेसिफिक कैपेसिटी कौन सी होती है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सॉरी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है हमारी, इसे हम डिनोट करते हैं एस एम से। ये होती है हमारी हीट रिक्वायर्ड टू राइज यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल, ऑफ यूनिट मोल, या फिर इसे लिख सकते हैं डेल क्यू, या क्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एन इंटू डेल टी। एन हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स, डेल टी हो गया हमारा चेंज इन टेम्परेचर, डेल क्यू हो गया हमारा हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। पर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए पर यूनिट मोल ऑफ गैस का जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या कोफिशिएंट। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंज ऑफ स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है? देखिए, मान लीजिए ये बर्फ पड़ा हुआ है, कहीं बर्फ रखा हुआ है, बर्फ रखा हुआ है, ठीक है, बर्फ आइस क्यूब रखा हुआ है। इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, एक थर्मोमीटर प्लेस कर दिया, थर्मोमीटर प्लेस कर दिया। अब समझना, अब इस थर्मोमीटर के अंदर अभी जो टेम्परेचर आ रहा है वो आ रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर आ रहा है वो आ रहा है कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसे हीट देते हैं, हम इसे हीट देते हैं, हीट, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट देते हैं। अब क्या होता है कि ये जो बर्फ है ये पिघलना स्टार्ट हो जाता है। डेफिनेटली इफ यू प्रोवाइड हीट टू अ सिस्टम देन इट स्टार्ट्स टू मेल्ट। अगर कोई हमारा ठंडी चीज है कोई जिसका टेम्परेचर बहुत कम है, जब हम उसे हीट देंगे तो उसका क्या होना चाहिए, टेम्परेचर राइज होना चाहिए, है ना, उसकी भाई पिघलना चाहिए, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो पिघलेगा। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हमें दिखाई देती है। हमने अब तक क्या पढ़ा कि हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर एंड हीट इज द रीजन बिहाइंड द टेम्परेचर। कि अगर कहीं पे आपकी हीट बढ़ रही है तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर कहीं पे हीट आपकी निकल रही है या हम ले रहे हैं कहीं से हीट तो वहां पे टेम्परेचर कम होगा। ये हमने पढ़ा है, हमने देखा भी है, समझा भी है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज होती है कि जब हम इसे हीट दे रहे होते हैं तो बर्फ तो पिघल रही होती है, बर्फ तो पिघल रही होती है, लेकिन यहाँ पे हमारा थर्मोमीटर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स रहता है। थर्मोमीटर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स है। भाई प्रैक्टिकली हमारा नॉलेज क्या कहता है कि अगर हम किसी सिस्टम में हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर राइज करना चाहिए। भाई सिस्टम में अगर हम हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर राइज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि भाई टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है, हीट देने पर भी टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है, बर्फ पिघल रही है। तो या तो थर्मोमीटर खराब है, हो सकता है ना, थर्मोमीटर खराब होगा, हो सकता है ना। यस सर। यस सर। तो हमने थर्मोमीटर को चेंज कर दिया, हमने थर्मोमीटर को चेंज करके दूसरा थर्मोमीटर लगाया। अब दूसरा थर्मोमीटर लगाने पर भी यही प्रॉब्लम आ रही थी कि हीट दे रहे हैं, बर्फ पिघल रही है, पर टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा भाई साहब, बर्फ तो हीट ले रहा है तभी तो पिघल रहा है। तो यहां से एक कंसेप्ट निकल के आया, एक कंसेप्ट निकल के आया। क्या कहता है वो कंसेप्ट? वो कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी हम किसी सिस्टम में हीट देते हैं तो वो हीट जो है वो यहाँ पे टेम्परेचर राइज करने के काम में नहीं आ रही है। वो हीट एक्चुअल में क्या कर रही है, वो हीट इस सिस्टम की स्टेट को चेंज कर रही है, वो इस सिस्टम की स्टेट को चेंज कर रही है। अभी ये कौन से स्टेट में था, आइस क्यूब जो है वो सॉलिड में था, जैसे ही हमने इसे हीट दी उसने टेम्परेचर को राइज नहीं किया, उसने क्या किया, इसकी सॉलिड स्टेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड स्टेट। एक बार पूरी बर्फ पिघल गई, एक बार बर्फ पूरी पिघल गई, उस बर्फ के पिघलने के बाद अब जो अगर हम हीट दे रहे होंगे तो वो हीट जो है वो उसके टेम्परेचर को राइज करेगी, वो उसके टेम्परेचर को क्या करेगी, राइज करेगी। मतलब कंसेप्ट क्या कह रहा है कि इफ वी प्रोवाइड हीट टू अ सिस्टम देन दैट हीट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द स्टेट ऑफ द सिस्टम अनलेस अंटिल इट रीचेस टू द नेक्स्ट स्टेट देन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल राइज। क्या समझे
कि यहाँ पे हमारा जो आइस क्यूब था उसको हम हीट दे रहे थे, तो उस आइस क्यूब ने हीट को गेन किया, उसने अपनी स्टेट को चेंज किया, सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं आया। अगर हम कंटिन्यूअसली अभी भी इसे हीट दे रहे होंगे, अब जाकर के इसकी जो टेम्परेचर है वो राइज होगा, तो वो सारी की सारी हीट कहां पे काम में आ रही है, वो उसे सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के काम में आ रही है। क्लियर हुआ? सर लेकिन 0 डिग्री पर तो सॉलिड होता है ना। हाँ, अब समझना, ये जो 0 डिग्री टेम्परेचर है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे वाटर की दोनों स्टेट्स पॉसिबल है। इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की दोनों स्टेट्स पॉसिबल है। कैसे भाई? अभी ये आइस क्यूब में है, अभी किसमें? आइस क्यूब में है, बर्फ की फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में। टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप चाहो तो इसे प्रैक्टिकली कर सकते हो। आप इसे हीट दो मतलब आप इसे गर्म करना स्टार्ट कर दो, थर्मोमीटर को वहीं पे रखो, थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर में राइज नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक ये बर्फ पूरा पिघल ना जाए। बर्फ में एक बार पूरा पिघल गया तो अभी भी इस पानी का टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, क्योंकि जितनी भी हीट हमने दी है वो सारी की सारी हीट क्या कर रही है? इसकी स्टेट को चेंज कर रही है, एक बार ये पूरा पानी में बदल गया, उसके बाद अगर हम हीट दे रहे होंगे तो ये हीट जो है ऐसे कंटिन्यूअसली क्या करेगी? टेम्परेचर को राइज करेगी। ऐसा प्रैक्टिकली करके देखा गया, तभी ये कंसेप्ट निकल के आया। भाई ऐसा नहीं कि भाई पहले हमने एक थ्योरी बना दी दैट चेंज ऑफ स्टेट, इफ वी प्रोवाइड हीट टू अ सिस्टम देन दैट हीट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द स्टेट ऑफ द सिस्टम। नहीं, पहले कंसेप्ट नहीं आया, पहले थ्योरी नहीं आई, पहले प्रैक्टिकली उसे करके देखा गया। साइंटिस्ट ने उसे पहले परफॉर्म किया कि भाई आइस क्यूब को सेट करा और चारों तरफ उसने पैक कर दिया। आइसोलेटेड सिस्टम है, एडियाबैटिक वॉल है, ना तो हीट अंदर से बाहर जा सकती है ना बाहर से अंदर जा सकती है। हमने यहाँ पे केवल एक होल रखा, उस होल से हमने हीट को इनपुट में दिया, तो हमने ये देखा कि भाई अंदर का जो थर्मोमीटर है उसके अंदर टेम्परेचर में राइज नहीं हो रहा है, इवन दो देयर मस्ट बी चेंज इन द थर्मोमीटर्स रीडिंग, बट यहाँ पे हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो हीट है वो सारी की सारी हीट इस बर्फ को पिघाल करके इसके स्टेट को चेंज करने के काम में आ रही है। तो एक बार ये आइस क्यूब जो है वो पूरा मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद अगर हम हीट देते रहेंगे तो ये आइस क्यूब जो है वो जो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, अब इसका टेम्परेचर जो है वो राइज होगा। प्रैक्टिकली से करके देखा गया, ठीक है। इसी को हम कहते हैं, इसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी हीट को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू इट्स लिक्विड स्टेट ऑन द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। इसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है, जिसपे हमारी एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है किसी सब्सटेंस की, वही टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, वही टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट पे किसी सब्सटेंस की दोनों स्टेट्स पॉसिबल है। मेल्टिंग पॉइंट पे किसी सब्सटेंस की दोनों जो स्टेट्स है वो पॉसिबल है। अब इसको उल्टा समझो कि सर आप कह रहे हो कि यहाँ पे हमारा भाई बर्फ जो 0 डिग्री पे तो जम जाता है। हाँ बिल्कुल जम जाता है। अब समझना कैसे जम जाता है। ये पानी है, अभी किसमें? लिक्विड फॉर्म में आ गया, हमारा आइस क्यूब पिघल गया। अब आप इसे क्या करो? इसे ट्रे में भर के और फ्रीजर के अंदर रख दो। आप ये देखोगे कि इसके पानी का जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। इसी टेम्परेचर पे अगर हम इसमें से हीट लेते रहे तो क्या होगा? ये आइस क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा, इवन दो टेम्परेचर जो है वो हमारा चेंज नहीं होगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? 0 डिग्री पे ही दोनों स्टेट्स पॉसिबल है। अगर आपने आइस क्यूब को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट दी तो वो आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपने किसी लिक्विड मतलब पानी में उसी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में उससे हीट लेना स्टार्ट कर दिया, तो टेम्परेचर उसका डिक्रीज नहीं होगा, -1 -2 -3 नहीं जाएगा, 0 डिग्री ही रहेगा, लेकिन वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा। अगर आप इसमें से हीट लोगे वापस तो ये क्या होगा? पहले इसका टेम्परेचर कम नहीं होगा, -1 -2 -3 नहीं, पहले ये आइस क्यूब में कन्वर्ट होगा। उसके बाद फिर अगर आप हीट लेते रहे तब जाकर के ये जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? टेम्परेचर को चेंज करने के अंदर। समझा? सर अगर कोई आइस है वो -5 डिग्री सेल्सियस की है, ठीक है, फिर उसको हीट करेंगे तो पहले -4 -3 0 पे आके फिर बिल्कुल सही। अगर मान लीजिए हमारा कोई आइस क्यूब है, उसे हमने फ्रीजर में से निकाला, फ्रीजर के अंदर का टेम्परेचर था -5 डिग्री सेंटीग्रेड। -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस क्यूब हमारा
सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड है थर्मोमीटर का टेम्परेचर, थर्मोमीटर का। अब अगर हम इसे हीट देंगे तो थर्मोमीटर के अंदर -5 से -4 -3 -2 -1 और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो टेम्परेचर हमारा राइज करेगा। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया उसके बाद अगर आप इसे हीट कंटिन्यूसली देते रहोगे तो टेम्परेचर राइज नहीं होगा। अब जो है वो बर्फ जो है वो पिघलना स्टार्ट होगा, अब बर्फ पिघलना स्टार्ट होगा। और जब बर्फ हमारा पिघल जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि पूरा पिघलेगा उसके बाद ही टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं, मतलब एक होता है कि आपका ऑलमोस्ट आपका बर्फ जो पिघल गया, ऑलमोस्ट आपका बर्फ पिघल गया, उसके बाद हमारा टेम्परेचर जो राइज करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? यस आया सर। समझ में? अब heat required, the amount of heat required to change the state of a unit mass of substance from solid to liquid at its melting point is called latent heat of fusion or latent heat of melting. It is denoted by latent heat of fusion, HF, LF. It is denoted by latent heat of fusion, LF. The heat required to rise the state, मतलब हमारी जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, कहां से कहां पे? सॉलिड से लिक्विड पे। तो जब हम हीट देते हैं, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, दैट हीट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कि जब हमारा सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो जितनी हीट हमने इसे दी, जो हीट इसकी स्टेट को चेंज करने के काम में आई सॉलिड से लिक्विड में, उसी हीट को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। क्लियर है? यस सर। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर वेयर बोथ द स्टेट्स ऑफ द मटेरियल इज पॉसिबल, सॉलिड एंड द लिक्विड। जो सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट से किसी मटेरियल की वो उसी टेम्परेचर पे पॉसिबल है, उसी को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जहां पे हमारा सब्सटेंस या मटेरियल जो या जो मैटर है वो स्टेट को चेंज करता है, स्टेट को चेंज करता है। क्लियर है यहां तक? यस सर। चलिए, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे भी ऐसा ही होता है क्या? क्या? 100 डिग्री सेल्सियस पे भी ऐसा ही होता है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। अभी हम आएंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आएंगे ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे भी आएंगे। फिलहाल एक और कंसेप्ट समझिए। एक तो आपका नॉर्मल आइस क्यूब है, एक तो आपका नॉर्मल आइस क्यूब है। इसे हमने टेबल पे रख दिया, इसे हमने टेबल पे रख दिया, ठीक है। इसी का एक और भाई था, मतलब एक ट्रे थी, उस ट्रे के अंदर 2 ब्लॉक्स थे, दोनों ब्लॉक्स के अंदर हमने वाटर को फिल किया, सेम टाइप, सेम डेंसिटी, सेम काइंड ऑफ वाटर को फिल किया, सेम फ्रीजर के अंदर हमने इसे आइस क्यूब में कन्वर्ट किया और दोनों आइस क्यूब्स को हमने बाहर निकाला। एक को हमने नॉर्मल टेबल पे रख दिया और दूसरे जो आइस क्यूब था उसे हमने दूसरी टेबल पे रख दिया। लेकिन यहाँ पे हमने एक चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? कि इसे हमने बिल्कुल फ्री रखा, हमने इस पे कोई एक्सटर्नल कुछ भी नहीं किया, इसे ऐसे की ऐसे रख रखा है। और दूसरे के ऊपर हमने एक और हैवी वेट रख दिया, हैवी वेट रख दिया, मतलब थोड़ा सा वजन रख दिया इसके ऊपर, है ना। कोई भी बुक रख दी या कोई लकड़ी का तख्ता रख दिया, गत्ता रख दिया, कुछ भी रख दिया, इसके ऊपर थोड़ा सा हमने क्या कर दिया? इसके प्रेशर को बढ़ा दिया। अल्टीमेटली हम क्या करना चाह रहे हैं? इसके प्रेशर को बढ़ाना चाह रहे हैं। भाई हम इसे हाथ में नहीं पकड़ सकते, क्यों? क्योंकि अगर हमने हाथ में पकड़ा तो हमारी बॉडी की जो हीट है वो इसके टेम्परेचर को चेंज करेगी, तो बॉडी की हीट हमें इसे नहीं देनी है। हम क्या कर रहे हैं? इसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अल्टीमेटली हम क्या करना चाह रहे हैं? प्रेशर को बढ़ाना चाह रहे हैं, प्रेशर राइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हमने एक तो रखा नॉर्मल आइस क्यूब, एक रखा हमने उस आइस क्यूब के ऊपर थोड़ा सा वेट, प्रेशर बढ़ा दिया। अल्टीमेटली हमने क्या किया? प्रेशर बढ़ा दिया। तो मुझे बताइए दोनों में से कौन सा आइस क्यूब जो है वो पहले मेल्ट होगा? दोनों में से कौन सा आइस क्यूब जो है वो पहले मेल्ट होगा? बताइए, सोचो, लगाओ थोड़ा दिमाग कि दोनों में से कौन सा पहले मेल्ट होना चाहिए। सोचो। नंबर 1 वाला पहले मेल्ट होना चाहिए या नंबर 2 वाला पहले मेल्ट होना चाहिए? नंबर 2। सेकंड नंबर वाला पहले मेल्ट होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर बढ़ाते हैं
तो उसके कारण बॉइलिंग पॉइंट जो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो जाता है। प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब अब ये जो हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो रहा था, अब ये हमारा -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर दिया। अब आप कहेंगे सर अभी तो आप कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट वो वाला टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर दोनों स्टेट पॉसिबल होती है और किसी सब्सटेंस के लिए फिक्स होती है। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे चेंज हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रेशर को चेंज किया ना, प्रेशर को चेंज किया। अगर इसके ऊपर हम प्रेशर नहीं बढ़ाते तब तो दोनों की दोनों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपनी स्टेट को चेंज करते हैं। लेकिन हमने क्या कर दिया, सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर दी। हमने दूसरे पैरामीटर को चेंज कर दिया ना, हमने दूसरे पैरामीटर को अफेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये वाला आइस क्यूब इस वाले आइस क्यूब के कंपैरिजन में पहले मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी मेल्ट होगा। समझे? आया समझ में? क्लियर है सबको? यस सर। So, the temperature at which the solid state of substance change into liquid state, at this temperature both states come together into existence. This temperature is called as the melting point, and by increasing the pressure melting point decreases. By increasing the pressure melting point decreases. ये था हमारा कंसेप्ट चेंज ऑफ स्टेट के पहले पार्ट का। चेंज ऑफ स्टेट हमारी दो होती है, एक तो होता है हमारा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, फिर होता है लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना है। दो चेंज ऑफ स्टेट होती है हमारी। पहला कोई सब्सटेंस जो है भाई, ये जो आइस क्यूब था ये सॉलिड था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसे और हीट देते रहे, इसका टेम्परेचर राइज करेगा और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा गैसियस फॉर्म में, वेपर्स कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी दो स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। पहला सॉलिड से लिक्विड, दूसरा लिक्विड से गैसियस फॉर्म, 2 टाइम्स चेंज हो रही है। ठीक है? क्लियर है? तो Yes, पहला sir. पार्ट हमने पढ़ लिया कि सब्सटेंस जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। उसे हमने क्या कह दिया, जिस टेम्परेचर पे हमारा सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है उसे हमने क्या कह दिया, मेल्टिंग पॉइंट कह दिया। मेल्टिंग पॉइंट के अंदर फिर हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा कि भाई जब हम उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा देते हैं किसी सिस्टम पे, किसी मैटर पे, किसी सब्सटेंस पे, तो वहां पे हमारा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। मतलब वो जल्दी जल्दी पिघलने लग जाता है, वो अपनी स्टेट को फास्टली चेंज करने लग जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, हमारी हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। तो भाई जब हमारा टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा लेकिन हम हीट दे रहे, अभी 0 डिग्री पे हमने हीट देना स्टार्ट कर दी। मान लो हमने 1 जूल दे दी, 2 जूल दे दिए, 35 जूल दे दी, 50 किलो जूल दे दी, हमने हीट देते रह रहे और ये जो आइस क्यूब है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। टेम्परेचर राइज करना नहीं हुआ स्टार्ट अभी, एक बार ये पूरा मेल्ट हो गया। अब टेम्परेचर स्टार्ट करना, राइज करना स्टार्ट हो गया है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हम रुक जाएंगे, अब हम देखेंगे कि हमने टोटल कितनी हीट दे दी। मान लो 50 किलो जूल दे दी, तो ये जो 50 किलो जूल है, अगर इसका मास हमारा 10 ग्राम था तो 50 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 ग्राम इंटू 10 टू द पावर -3, तो यहां पे हो जाएगा हमारा 5 जो है 5 जूल पर ग्राम जो है वो हमारी हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कि पर यूनिट मास का एक स्टेट को चेंज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायर्ड थी, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये हमारा फर्स्ट फेज ऑफ चेंज ऑफ स्टेट कंप्लीट हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। हर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है भाई। ऐसा नहीं है कि सारे सब्सटेंस जो है वो 0 डिग्री पे ही हमारे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे जी, नहीं। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है तो प्लास्टिक के पिघलने का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। किसी का माइनस में भी हो सकता है, किसी का प्लस में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन आइडियली जो हम लेते हैं लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 0 डिग्री पे वो हमारा लिक्विड से सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो मेल्टिंग पॉइंट कभी भी ये मत समझना कि आपका एक पर्टिकुलर स्टेट सॉलिड स्टेट का ही टेम्परेचर होता है, नहीं। उस टेम्परेचर पे आपकी दोनों स्टेट पॉसिबल है, लिक्विड स्टेट भी पॉसिबल है और सॉलिड स्टेट भी पॉसिबल है। कीप इन माइंड, ठीक है। तो ये था हमारा मेल्टिंग पॉइंट, चेंज इन मेल्टिंग पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड चेंज ऑफ स्टेट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिक्विड से गैसियस फॉर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। अब हम इस लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करें। यस सर।
चलिए एक बार हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है? ये ग्राफ हमें बता रहा है टेम्परेचर के साथ में हीट का रिलेशन, कि भाई टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही था, टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही था, हीट हम दे रहे हैं क्यू बढ़ता जा रहा है, हीट बढ़ती जा रही है, लेकिन टेम्परेचर हमारा राइज नहीं कर रहा है। फिर एक बार हमारा जो आइस क्यूब था वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब हम हीट दे रहे हैं तो साथ ही साथ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। हीट देने पे टेम्परेचर भी राइज होगा। मतलब ऐसे समझो कि भाई ये हमारा एक भगोना था, उसके अंदर हमने एक आइस क्यूब रखा हुआ था। इस आइस क्यूब को हमने हीट दी, हीट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे नहीं जा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे नहीं बढ़ रहा है। कब तक नहीं बढ़ रहा है? जब तक ये पूरा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। एक बार ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, अब हम हीट देते जा रहे हैं, हीट की वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। तो हमने देखा कि भाई साहब इसका टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ने लग गया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 15, 17 और 78, 80, 85, 90 और 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर जो है वो राइज कर रहा है। एक पर्टिकुलर वैल्यू तक इसका टेम्परेचर जो है वो राइज कर रहा है। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि हीट तो हम कंटिन्यूअसली देते जा रहे हैं। हमने इसको भगोनी को चढ़ा रखा है, किस पे? गैस पे चढ़ा रखा है। हीट हम देते जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आकर के फिक्स हो गया। अब हम हीट दे रहे हैं, हीट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ किस टाइप से बनेगा? इस टाइप से बनेगा। ये हो गया हमारा हीट, इसे हम कहते हैं क्यू। ये हो गया हमारा टेम्परेचर सेल्सियस के अंदर, डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो पहले हमारा सब्सटेंस जो था वो सॉलिड में था, सॉलिड के सॉलिड में ही रहा। कब तक? जब तक कि हीट जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तक हीट हम उसे देना दे। फिर ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अभी भी हम हीट देते जा रहे हैं, तो हीट की वैल्यू तो बढ़ ही रही है, एज वेल एज अब हमारा टेम्परेचर भी राइज करना स्टार्ट कर गया, जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है। कब तक? जब तक कि वो पूरा की पूरा किस में कन्वर्ट ना हो जाए, वो पूरा की पूरा गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए। एक बार वो गैस में कन्वर्ट हो गया पूरा लिक्विड आपका, उसके बाद फिर से हीट बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया किसका? चेंज ऑफ स्टेट का ग्राफ हो गया, जो कि हमें क्या शो कर रहा है? रिलेशन बिटवीन द हीट एंड द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। क्लियर है? यस सर। चलिए, Yes, तो sir. ये था हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। आज की क्लास का टाइम हो गया और अब हम इसे कंप्लीट करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि भाई लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने पर क्या क्या चीजें जो है वो पैरामीटर जो है वो किस तरह से चेंज होता है। एक बार नोट्स देख लेना, नोट्स हैंड रिटन कंप्लीट कर लेना। नोट्स आपको मिल गए सबको? यस सर। तो नोट्स हैंड रिटन होने चाहिए, सब अपनी अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेना और जहां तक पढ़ा दिया है वहां तक लेक्चर कंप्लीट कर लेना, लिख करके याद कर लेना। ठीक है? ओके सर। सर इस चैप्टर के नहीं मिले शायद। हाँ, इस चैप्टर के नहीं मिले सर। इस चैप्टर के नहीं मिले तो चलिए मैं अभी आपको याद से भेज दूंगा। इसकी पीडीएफ बनी हुई है मेरे पास नोट्स की, मैं भेज दूंगा आपको, है ना? ओके सर। चलिए ठीक, ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।